हेलो डियर पैडवर्क्स, वेलकम टू एसएडएस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। तो नेटवर्क थ्योरी के 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए और हमारा जो पर्पस था ये था कि हम इतने इजीली सब्जेक्ट को हैंडल करें कि अगर आप में से किसी में नेटवर्क फोबिया है, आपको किसी भी टाइप के नेटवर्क से अगर डर लगता है तो सबसे पहले हम उस डर को हटाना चाहते थे। तो इसलिए अभी तक हमने केवीएल, केसीएल, सुपर नोड, सुपर मेश एनालिसिस की जो बातें की, मैंने आपको इस तरह से बताने की कोशिश की कि आप बहुत कंफर्टेबली ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकें जिसमें अभी तक जो हमने देखा है कि सिर्फ डीसी सोर्सेज कनेक्टेड हो और हाँ, हो सकता है वो इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डीसी सोर्स के साथ अभी सिर्फ रजिस्टिव नेटवर्क्स को हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि अब आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस में कंफर्टेबल होंगे और आप ये मानकर चल सकते हैं कि 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हर बार गेट में इस कॉन्सेप्ट पर ही आते हैं। डीसी सर्किट ही गिवन होता है आपके पास और उसमें रेजिस्टेंसेस ही लगे होते हैं। इसके बाद आपसे किसी पर्टिकुलर वोल्टेज ब्रांच में वोल्टेज या करंट आपसे पूछा जाता है। तो आज इस सेशन में फिर से हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपका डर पूरी तरह से खत्म हो सके। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जिनका अभी आप पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे पहले, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें से सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि कितने परसेंट क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पाए। तो चलिए मैं एक बार आपको जल्दी से क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट्स आपको लेना है और खुद से पहले सॉल्व करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नेक्स्ट इज, ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है आज का। ये फोर्थ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है। तो इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स, खासकर जिन्होंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स अटेंड किए हैं, डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चंस बन रहे होंगे। जो लोग नहीं अटेंड कर पाए हैं 2 लेक्चर्स, उनके लिए भी अगर आज मैं जितना बताऊंगा आप उसी को ध्यान से देख लें तो ऐसे किसी भी तरह के सर्किट्स को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा, और आपके अप्रोच और यहाँ जो मैंने अप्रोच यूज़ किया उसमें अगर आपको कुछ अलग चीज़ दिखती है तो बिल्कुल आप वो भी कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर मैं अभी एक क्वेश्चन को हर अप्रोच से नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो केवीएल से बन रहा है तो वो केसीएल से भी सॉल्व होना ही है उसको। ठीक है, हो सकता है सुपर नोड, सुपर मेश की हमें बात करनी पड़े, लेकिन कोई भी क्वेश्चन जो केवीएल से सॉल्व होता है डेफिनेटली वो केसीएल से भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर मैं इजी अप्रोच आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमेशा मैंने आपको कहा कि आप जिस अप्रोच को भी एग्जाम में पहला ट्राई अगर देते हैं कि मुझे इस अप्रोच से सॉल्व करना है, फिर बदलने की आपको जरूरत नहीं है। आप मेंटली इतने स्ट्रांग होने चाहिए, आपको अपने कंटेंट पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मैंने जो मेथड यूज करना शुरू किया डेफिनेटली ये उससे बन जाएगा और बनेगा, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि द पावर डिसिपेटेड बाय 0.25 सीमेंस रजिस्टर्ड इज। सीमेंस में गिवन है, मतलब कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है। तो हमने बात की थी कि जैसे 1/r को आप कंडक्टेंस जी कहते हैं, तो या तो आप v इज इक्वल्स टू, जैसे आप आई आर लिखते हैं तो v इक्वल्स टू आई इंटू जी भी लिख सकते हैं अगर r की वैल्यू कितनी है 1/g है तो इस तरह से, मतलब जैसे आप, मैंने जो बोला हो सकता है मैंने उल्टा कुछ बोल दिया हो, लेकिन आप ये समझते हैं कि 1/r इक्वल्स टू जी पुट करके जितने भी इक्वेशन उनमें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इजी रखने के लिए आपकी चीज़ें, यहाँ पर अगर हम जितने भी हमारे पास सीमेंस में गिवन है, सीमेंस को आप मोह भी कहते हैं, 1/ohms। ठीक है, तो ये हमारे पास ओम्स में, मोह में सारी वैल्यूज गिवन है सीमेंस में। अगर हम सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर लें, अपने रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज देख लें, इनको कन्वर्ट करके, तो देखिए हमारे पास ये क्या क्या वैल्यूज हैं। 1/0.15 करेंगे मतलब 100/15। 100/15 को हम लिख सकते हैं, दैट इज 20/3। 5 इंटू 3 इज 15, यस 20/3 ओम्स हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। 0.05 1 अपॉन करेंगे तो 100/5 से ये वैल्यू आपकी 20 ओम का रजिस्टर है ये आपके पास। ये 0.25 1/0.25 करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली 4 ओम्स आ जाएगा। और इसी रजिस्टर में आपसे पूछा गया कि कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। अब देखिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे, हमें सबसे पहले ये पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, किस तरह से हमें जाना है। तो हमें ये पता चला कि हमें अगर इसमें पावर की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम इसमें करंट कैलकुलेट कर ले तो आई स्क्वायर आर से हमें पावर मिल जाएगी, तो हमें करंट चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई स्टूडेंट इसमें चाहे तो केसीएल अप्लाई कर सकते हैं, कोई चाहे केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको केसीएल से सॉल्व करना चाहेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास ये 2 नोड्स हैं, एक यहाँ पर ये नोड है और एक यहाँ पर हमारे पास नोड है। तो जैसे ही हमें दिखा कि इन दोनों नोड्स के बीच में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस नहीं है,
मतलब ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमें सुपर नोड एनालिसिस यूज करनी है, ठीक है। और कितना आसान है सुपर नोड एनालिसिस यूज करना। हमें करना क्या होता है, अगर आप सुपर नोड एनालिसिस यूज कर रहे हैं तो मान लीजिए हमने इस नोड को एक नाम दे दिया V और इस नोड को हमने एक नाम दे दिया, लेट्स से इट इज V है, ठीक है। तो आप जिस नोड पर KCL इक्वेशन लिखना शुरू कर रहे हैं, पहले जितने भी करंट्स आप लिख सकते हैं वो सभी करंट्स आप लिखिए। जैसे अगर मान लीजिए सबसे पहली चीज KCL अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इस एक नोड को हमने रेफरेंस ले लिया। अगर ये रेफरेंस है मतलब ये 0 वोल्ट्स है। जहां तक इसमें कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, मतलब यहां पर भी आप कहेंगे कि पोटेंशियल आपका 0 वोल्ट है। जैसे ही ये सोर्स आ गया तो इन दोनों नोड्स के बीच में, ये नोड और इस नोड के बीच का जो डिफरेंस है वो इस वोल्टेज सोर्स से आपको मिल रहा है। अगर ये 0 है और यहाँ साइन प्लस है, मतलब ये नोड इससे 40 वोल्ट ज़्यादा पोटेंशियल पर है। मतलब आप कहेंगे कि यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 40 वोल्ट। यहाँ का कहें या फिर हम इस नोड का पोटेंशियल भी कह सकते हैं, इस नोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 40 वोल्ट से, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि अगर हम इस करंट को लिखना चाहते हैं, इस नोड पर KCL इक्वेशन लिखते टाइम, तो आप लिख सकते थे V -40 -20 डिवाइडेड बाई ये बीच का रेजिस्टेंस। मतलब ये करंट हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख देंगे। इस करंट को लिखना चाहते हैं, इस नोड से बाहर जाने वाले इस करंट को, तो भी लिख सकते हैं हम V -0 डिवाइडेड बाई ये जो बीच का रेजिस्टेंस है 20 ओम, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें इस करंट को लिखने के लिए है क्योंकि इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो हम डायरेक्टली ये नहीं बता सकते कि इस वोल्टेज सोर्स में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे केसेस में क्या करना है आपको, आपने इस नोड पर KCL इक्वेशन लिखनी शुरू की, इस नोड को हाईएस्ट पोटेंशियल पर मानते हुए, इसीलिए सभी करंट्स को आपने आउटवर्ड डायरेक्शन में शो किया। जितने करंट्स आप लिख सकते थे वो करंट पहले लिख लीजिए। उसके बाद जिस करंट को आप नहीं लिख पा रहे, इससे कनेक्टेड जो दूसरा नोड है उसी KCL इक्वेशन में इस नोड की भी KCL इक्वेशन को आपको इंक्लूड करना है। मतलब फिर आप यहां पर देखिए कि कौन कौन से करंट्स आप लिख सकते हैं। एक इस नोड से ये आउटवर्ड करंट, एक इस नोड से ये आउटवर्ड करंट और एक इस नोड से ये आउटवर्ड करंट है। हम इस करंट को लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये VA माइनस यहाँ का पोटेंशियल आपको पता है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 100, VA माइनस 100/4, ये करंट लिख पाएंगे। ये करंट तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि करंट सोर्स है तो उस ब्रांच का करंट तो यही होगा, 32 एम्पेयर आउटगोइंग करंट है, तो यहाँ पर वो करंट भी लिख लेंगे। यहाँ पर भी प्रॉब्लम बस इस करंट की आ रही है। तो अगर हम सुपर नोड लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन, तो हमें एक ही इक्वेशन में हम दोनों नोड्स की इक्वेशन को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे पास, हम अगर कहें कि ये जो करंट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर ये करंट I हमें पता चल गया, बस यही करंट हमें फाइंड करना है, क्योंकि अगर ये करंट I पता चल गया तो I²R से हमें इस रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेटेड वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें, और जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर सुपर नोड इक्वेशन, तो सुपर नोड इक्वेशन क्या होगी, अगर हम पहले इस V नोड पर इक्वेशन लिखना शुरू करें, इस करंट को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, V माइनस ये वोल्टेज है हमारा 40 वोल्ट, और यहाँ भी प्लस पोलैरिटी दिख रही है तो ये भी -20 आ गया, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और डिवाइडेड बाई बीच का रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, 20/3, ये आपके पास वैल्यू है 20/3, ठीक है। प्लस इस करंट को लिख सकते हैं V -0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इज 20, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया V/20, V -0 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम इस करंट को नहीं लिख सकते, तो इसी इक्वेशन में हम अब इस नोड पर आ गए और इस नोड की KCL इक्वेशंस को लिखना हमने शुरू किया। तो पहले हम इस करंट को लिख सकते हैं VA -100 डिवाइडेड बाई 0.25 सीमेंस, क्या मतलब हो गया, हम लिखते हैं VA -100 इंटू ये सीमेंस में हम अगर कंडक्टेंस लिखते तो, लेकिन अगर रेजिस्टेंस लिखना है तो डिवाइडेड बाई 4 लिखना है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई VA -100 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इज 4, रेजिस्टेंस इज 4 ठीक है। यही जो करंट है, अगर हमें ये करंट पता चल जाए, हम इस करंट को ही मेनली फाइंड करना चाहते हैं। अगर हमें ये करंट, मान लीजिए हम इसको I नाम दे दें, तो अगर हमें ये करंट I पता चल गया तो हम I²R से इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज पावर ड्रॉप हम देख सकते हैं, पावर डिसिपेट। तो चलिए हमने इस करंट को लिख लिया, इस करंट को तो लिख नहीं पाएंगे। इस करंट को हम अगर चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 32 एम्पेयर आउटगोइंग करंट है, तो हमने लिख दिया +32, तो इसके साथ हमने लिख दिया +32 और इन सबको इक्वेट कर दिया हमने 0 से। ये सिंपल हमारा फॉर्म था सुपर नोड जब आपको इक्वेशन लिखनी है तो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ V -60 है और ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 टाइम्स V -60 डिवाइडेड बाई 20 प्लस V/20 प्लस VA -100/4 एंड प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
LCM 20 आ जाएगा, उस LCM 20 को 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ न्यूमरेटर हम लिख रहे हैं। तो 20 यहाँ तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा 3v माइनस 180। यहाँ भी 20 LCM में है ही, तो यहाँ सिंपली ये v आ जाएगा। यहाँ 4 है, LCM 20 था, तो न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5va माइनस 500, और 32 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, LCM हमने 20 लिया हुआ है, तो 20 इंटू 32 से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 640 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज 3v प्लस v 4v एंड प्लस 5va इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट देखिए कितना है आपके पास, तो ये 640 माइनस 500 किया तो हमारे पास प्लस 140 है, और ये माइनस 180 है, मतलब आपके पास माइनस 40 लेफ्ट हैंड साइड में है। इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई प्लस 40। हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ का नोड पोटेंशियल और यहाँ का नोड पोटेंशियल अलग अलग नाम देकर के आपको सॉल्व करवाया। अदरवाइज हमें ये पता है कि अगर कभी भी, जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं कि आपके पास एक ये पोटेंशियल है VA, यहाँ एक 440 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, और यहाँ का पोटेंशियल आपने नाम दे दिया है V, तो क्या हमें इसको अलग से V मानने की ज़रूरत थी? नहीं थी, क्योंकि आपको ये पता है कि इन दोनों नोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही कितना है, 440, और कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है, जिधर प्लस का साइन है। मतलब आप यहाँ से ये लिख सकते थे कि VA माइनस V की वैल्यू कितनी है, 440। मतलब हम अगर चाहते तो हम V को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, VA माइनस 440। तो अभी हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे आपने देखा कि हमने कहा ये इक्वेशन 1 है, लेकिन यहाँ पर दो अननोन्स आ गए, तो दूसरे दो अननोन्स को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए। तो एक इक्वेशन तो हमें मिल गई, और दूसरी इक्वेशन हम यहीं से ऐसे लिख लेंगे कि सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, VA माइनस V इज इक्वल्स टू 440। तो पहली इक्वेशन जो हमें मिली है दैट इज 4v प्लस 5va। पहली इक्वेशन हमें मिली है 4v प्लस 5va इज इक्वल्स टू 40, ये आपकी इक्वेशन 1 है। और सेकेंड इक्वेशन यहाँ से हमारे पास VA माइनस V इज इक्वल्स टू 440, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमने कहा कि हमारा जो पर्पस है वो करंट I फाइंड करना है, और करंट I कैसे मिलेगा, जब VA हमें पता चल जाए तो हमें करंट I पता चल जाएगा। तो इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, VA हमें चाहिए तो हम V को एलिमिनेट कर देते, ठीक है। तो V को एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन को हमने एज इट इज रखा, और अगर इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड कर दिया, तो हमारे पास इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 4v प्लस 4va इज इक्वल्स टू 440 इंटू 4 दैट इज 1600 प्लस 160 1760। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गए। डायरेक्टली आपको दिख रहा है ऐड करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपको वैल्यू मिली 9va इज इक्वल्स टू, ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये हो गया 1800। देयरफॉर आपको VA की वैल्यू पता चल गई कितनी, 1800 बाई 9 दैट इज 200। तो VA हमें पोटेंशियल पता चल गया, VA वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट है। जैसे ही VA पता चल गया तो आपको अब करंट I की वैल्यू पता चल जाएगी। I करंट आपने क्या लिखा है, I इज VA माइनस 100 बाई 4, तो ये आपने लिख दिया VA माइनस 100 बाई 4 दैट इज 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 4 इज 25। तो आपको करंट की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। VA माइनस 100 डिवाइडेड बाई 4, VA इज 200 वोल्ट, सो इट इज 25 एम्पेयर्स। आपको करंट पता चल गया 25 एम्पेयर्स। अगर अभी जो हमें करंट मिला ये 25 एम्पेयर्स इस डायरेक्शन में मिल रहा है, मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो करेक्ट है, मतलब इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। हो सकता है ये हमें माइनस 25 मिलता, इसका मतलब है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करके इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। खैर आपके पास रेजिस्टेंस में कभी भी पावर आपका हमेशा क्या होगा, डिसिपेट ही होगा, रेजिस्टेंस पावर डिलीवर तो करेगा नहीं, इसलिए माइनस प्लस के साइन से यहाँ इतनी मतलब भी नहीं है। तो डायरेक्टली आप अब बता सकते थे कि पावर लॉस, पावर डिसिपेटेड इन 0.25 सीमेंस रजिस्टर कहें या फिर आप 4 ओम रजिस्टर कहें, तो पावर की वैल्यू क्या लेंगे हम, I स्क्वायर आर। I स्क्वायर मतलब ये हमारे पास हो गया 25 का स्क्वायर, दैट इज, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 625। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है आपकी 4 ओम्स, 0.25 सीमेंस इज इक्विवेलेंट टू 4 ओम्स। क्या रिजल्ट आ गया, 2500। तो हमारे पास ये 2500 वॉट यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर डिसिपेट हो रहा है। 2500 वॉट को ऑप्शन से सिलेक्ट कर लीजिए। तो 2500 वॉट्स है, मतलब उसको हम 2.5 किलो वॉट्स कह सकते हैं। अगर किलो वॉट्स में आंसर है तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका। तो ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा मैंने टाइम लिया कि आपको एक बार फिर से रिकॉल हो जाए सुपर नोड के कॉन्सेप्ट।
अब अगर पहले आपसे क्वेश्चंस नहीं बने थे, अब मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, फिर से आप देखिए जो रिमेनिंग क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स आपने लिए हैं, अब वो क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। देखिए अब कितनी इजीली आप उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर फिर से हमसे पूछा गया पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्सेज। तो आपको बस मैं ये बार बार समझाना चाहता हूँ कि डिपेंडेंट सोर्सेज से कभी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर फिर से यहाँ पर आप चाहते तो केवीएल भी यूज़ कर सकते थे। मैं यहाँ पर फिर से केसीएल यूज़ करके आपको सुपर नोड में पूरी तरह से मैं चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंट आप हो जाए। तो अगर मैं उस अप्रोच से करने की कोशिश करूँ, तो फिर से हमें सुपर नोड के लिए अच्छा दूसरी चीज़, बहुत सारे अप्रोचेज़ हो सकते हैं। ये आपके पास करंट सोर्स है, पैरेलल में रेजिस्टेंस है, चाहते तो आप इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो सभी चीज़ें हमें आती हैं। लेकिन मैंने बोला कॉमन अप्रोच का एडवांटेज क्या है कि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब हम सोर्स को कन्वर्ट करें कब नहीं करें। अरे ज़रूरत नहीं है यार, और कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगे तो फिर आप कहते हैं कि सर आपने वो अप्रोच नहीं लिया। देखिए हम इसको नॉर्मल अप्रोच से करेंगे और क्या आपको कोई प्रॉब्लम होती। तो अगर हमने ये मान लिया कि यहाँ का जो नोड पोटेंशियल है अगर ये V है, अब मैं दो इक्वेशन नहीं लिखकर अगर मान लीजिए मैं यहाँ का नोड पोटेंशियल कुछ और मानता कि अगर मैं इसको VA मानता और इसको VB मानता, ठीक है, तो अलग अलग हमें क्यों मानना, जब हमें पता है कि यहाँ दो नोड्स हैं, एक नोड के पोटेंशियल को अगर हमने V कह दिया और अगर हमें पता है कि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसका जो वोल्टेज है वो 0.2 Vx है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, अगर हमने इसको ग्राउंड कंसिडर कर लिया, आप चाहे यहाँ ले लें या यहाँ ले लें यहाँ ले लें, सभी एक ही नोड से हमारे, ये ग्राउंडेड है 0 वोल्ट। अब इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही अगर इसके क्रॉस वोल्टेज Vx है, मतलब आप कहेंगे कि ग्राउंड और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस हमारा कितना है, Vx है। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट में अगर आप Vx ऐड करेंगे तो जिसको हम V नाम दे रहे हैं, एक्चुअली हम इस पोटेंशियल को V नहीं मानकर सिंपली Vx लिख सकते हैं। इस नोड का पोटेंशियल क्या है, जो इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है वही हमारा यहाँ पर ओवरऑल पोटेंशियल है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास ये एक नोड है जिसका वोल्टेज है Vx, इससे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और यहाँ का वोल्टेज अगर मान लीजिए हम दूसरा कोई नोड पोटेंशियल मानते हैं तो क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि इस नोड और इस नोड के बीच का डिफरेंस इतना ही वोल्टेज है, कितना, 0.2 Vx। पॉजिटिव साइन किधर है, इस तरफ है, मतलब ये Vx वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज से 0.2 Vx बड़ा है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना आ जाएगा, इसमें से 0.2 Vx सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि यहाँ का नोड पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0.8 Vx आ जाएगा। तो हमें अलग अलग नोड मानने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दो इक्वेशंस जो हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लेने पड़े हमें, अब हम वो एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें अलग अलग मानने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमारा ये Vx है तो इसको हमने लिख लिया 0.8 Vx, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब चलिए यहाँ पर अगर हम फिर से देखें तो हमारे पास फिर से क्या कंडीशन है, अगर हम इस नोड पर इक्वेशन लिखना चाहते हैं, इस करंट को हम लिख सकते हैं Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पर भी आपके सीमेंस में रेजिस्टर्स हैं, तो अगर हम इनको पहले कन्वर्ट कर ले ओम्स में, तो 1/0.1 इज 100 ओम्स, ये आपका 100 ओम का रेजिस्टर है। 1/0.125, 0125 मतलब 10,000 बाई 125, मतलब कितनी आ गई वैल्यू, 80 आ गई। ये कितना हो गया हमारे पास, 80 ओम, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये 0.1 सीमेंस है, मतलब ये 1/0.1 से ये वैल्यू आपके पास 10 ओम्स आ गई और हमारे पास सारी चीज़ें परफेक्ट है, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर हम इस नोड पर इक्वेशन लिखते हैं तो हम इस करंट को लिख सकते हैं, इस करंट को तो हम लिख ही सकते हैं, डायरेक्टली आपको करंट सोर्स दिख रहा है, इनकमिंग है तो ये -0.2 लिख देंगे, तो ये करंट लिख सकते थे, ये करंट लिख सकते थे, इस करंट को नहीं लिख सकते थे क्योंकि डायरेक्टली वोल्टेज सोर्सेस के क्रॉस करंट हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे, उसी इक्वेशन में, इसी Vx की इक्वेशन में हम इस नोड की भी इक्वेशन को इंक्लूड करेंगे। फिर से इस नोड पर भी आप इस करंट को लिख सकते हैं, Vx माइनस 60 डिवाइडेड बाई जो भी रेजिस्टेंस है, इसको भी आप लिख सकते हैं ये जो भी हमारा नोड पोटेंशियल है -0 डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी आप इसको नहीं लिख सकते, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर एक सुपर नोड इक्वेशन बन जाएगी और एक ही इक्वेशन लिखते ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फिर से आपको करना क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्सेज, करंट सोर्स कहाँ पर दिख रहा है आपको, तो हमें एक ही करंट सोर्स दिख रहा है, ये करंट सोर्स। अगर हमें इस करंट सोर्स के क्रॉस हमें देखना है कि ये पावर कितना डिलीवर कर रहा है, तो अगर हमें पावर देखना है तो हमें अगर इसमें वोल्टेज पता चल जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये करंट सोर्स पावर डिलीवर कितना कर रहा है। और पावर डिलीवर्ड जब पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, डिलीवर्ड, तो ये करंट सोर्स पावर डिलीवर्ड कब करेगा, जब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमारा, जहां पर वोल्टेज की पोलैरिटी पॉजिटिव है, वहां से एग्जिट हो हमारा करंट।
तो ये तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है इसका डायरेक्शन, यहाँ से करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इसका मतलब अगर हम इस डायरेक्शन का इसमें वोल्टेज फाइंड कर लें, अगर हम कहें कि इस डायरेक्शन का वोल्टेज हमें पता चल गया, तो हम ये वोल्टेज इंटू करंट से डायरेक्टली लिख देंगे कि ये करंट सोर्स कितना पावर डिलीवर कर रहा है। अगर यहीं पर आता कि पावर एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, तो हमें क्या देखना होता कि नेगेटिव टर्मिनल से करंट हमारा क्या होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। मतलब उस कंडीशन में हम ये मानते कि हमारे पास वोल्टेज की पोलैरिटी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया डिलीवर्ड, तो इसी पोलैरिटी का वोल्टेज चाहिए। अब आपको दिख रहा है ये और ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो आपका करंट सोर्स है, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसका मतलब जिसमें जितना इसमें वोल्टेज ड्रॉप है उतना ही इसमें भी ड्रॉप वोल्टेज है। अगर आप इसके वोल्टेज को Vx नाम दे दिया, इसका मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी पता चल गया कि इस करंट सोर्स का भी जो वोल्टेज है वो कितना होगा, Vx। तो अगर हमने Vx फाइंड कर लिया, तो Vx इंटू 0.2 एम्पेयर करते ही हमें ये पावर डिसिपेटेड की वैल्यू पता चल जाएगी, पावर डिलीवर्ड की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फिर से सुपर नोड इक्वेशन, सुपर नोड इक्वेशन, तो पहले हमने इस Vx नोड पर लिखा, तो हम इस करंट को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनकमिंग करंट है तो हम इसको लिख लेंगे -0.2 प्लस इस करंट को क्या लिख सकते हैं, Vx -0 डिवाइडेड बाई 100। तो ये डायरेक्टली हम लिख देते हैं Vx बाई 100 प्लस इस करंट को लिख नहीं सकते, इससे कनेक्टेड दूसरे नोड पर आ गए। अब इस नोड के केसीएल इक्वेशंस लिखिए, जो जो करंट आप लिख सकते हैं। ये करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज है यहाँ का 0.8 Vx, तो हमने लिखा 0.8 Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस है आपके पास कितना, 80। ठीक है, और इस करंट को क्या लिखेंगे, प्लस इस करंट को लिखा आपने 0.8 Vx, वोल्टेज डिफरेंस लिख रहे हैं हम पहले, तो माइनस इस नोड का पोटेंशियल, इस आप अगर देखें तो फिर से ये 0 है, ये 0 है, इससे 6 वोल्ट बढ़ गया, मतलब यहाँ पर 6 वोल्ट है। तो हम लिखेंगे 0.8 Vx माइनस 6 डिवाइडेड बाई बीच का रेजिस्टेंस कितना आपके पास, 10 हो गया। इस नोड के दोनों करंट्स लिख लिए जो लिख सकते थे, इस नोड के भी दोनों करंट्स लिख दिया आपने जो लिख सकते थे, और टोटल को इक्वेट कर दिया आपने कितने से, 0 से। एक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, Vx मिल जाएगा और सिर्फ Vx इंटू 0.2 करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना आसान ये प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आपसे बन जाना चाहिए था। तो अब अगर हम देखें LCM कितना ले लें हम, 100 है और 80 है, तो हम LCM 400 ले लेते हैं। ठीक है, और उस 400 को 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर लिखते हैं। तो 400 इंटू माइनस 0.2, ये वैल्यू कितनी आ गई, -80 आ गई। ठीक है, प्लस 100 LCM, हमारा 400 LCM है, यहाँ 100 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4Vx। ये 80 इंटू 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये भी आ जाएगा 4Vx। इसमें 10 है, 40 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 40 इंटू 8 मतलब हमारे पास कितना आ गया, 32Vx। 40 इंटू 0.8 इज 32Vx और 40 इंटू 6 इज -240 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले अगर हम, 4 + 4 8Vx और 8Vx + 32Vx इज 40Vx इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, टोटल हो गया कितने, 320, और माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो +320। तो 40Vx की वैल्यू 320 है, मतलब आप कह सकते हैं कि Vx की वैल्यू कितनी आ गई, 8 वोल्ट्स आ गई। जैसे ही आपको Vx पता चल गया 8 वोल्ट, देयरफॉर आप लिख सकते थे पावर डिसिपेटेड इन 0.2 एम्पेयर करंट सोर्स। तो ये पावर डिलीवर कितना करेगा, हमने कहा कि ये Vx पता चल गया, मतलब हमें इस करंट सोर्स के अक्रॉस प्लस माइनस पोलैरिटी का ये वोल्टेज पता चल गया। यहाँ ही प्लस क्यों चाहिए, क्योंकि हमें देखना है कि पावर कितना डिलीवर कर रहा है, तो हमें इस पोलैरिटी का वोल्टेज चाहिए था, तो हमें डायरेक्टली इसकी वैल्यू पता चल गई। आप लिख सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू Vx इंटू 0.2, तो आपके पास 8 इंटू 0.2 से रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1.6 वाट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास ऑप्शन में प्रेजेंट था 1.6 वाट्स। आपको मैंने समझा कर किया, तो हो सकता है थोड़ा आपको टाइम लगा हो, कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने में 3-4 मिनट्स लगे होंगे, लेकिन आप अगर देखें इस क्वेश्चन में था क्या, ये तो हम समझिए, ये तो हमने मान लिया Vx, क्योंकि ऑलरेडी Vx वोल्टेज गिवन है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये Vx हो गया। अब ये Vx है और ये 0.2 Vx का डिफरेंस है इस नोड और इस नोड के बीच में, तो अपने आप यहाँ से हमें ये वोल्टेज भी पता चल गया। तो अब हमें दिखा कि सिर्फ एक ये छोटी सी इक्वेशन लिखनी है और इसको सॉल्व करके Vx मिल गया, और Vx को जैसे ही 0.2 से मल्टीप्लाई किया हमें पावर
डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स की वैल्यू आ गई। तो इतने आसान क्वेश्चंस हैं, देखने में हो सकता है कि कुछ लोगों को जो पहली बार करते हैं, खासकर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होंगे, अभी सेकंड ईयर में अगर होंगे, तो उनको ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है, क्योंकि नेटवर्क में भी आजकल कॉलेज में थियोरी ही ज़्यादा पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे डर आपके खत्म हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने ट्राई किया होगा और मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन गया होगा। क्या है गिवन हमारे पास, वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर इज। हमें ये 100 ओम रजिस्टर में वोल्टेज पता करना है। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पर कुछ सीमेंस में वैल्यूज दिख रही हैं, 0.05 सीमेंस। ये लाइट जाने वाली है, मैं एक बार इन्वर्टर ऑन कर लूँ, बीच में डिस्टर्ब ना हो जाए। ओके, चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर ये सीमेंसेस को फिर से हम ओम्स के टर्म्स में लिख लें, तो 100/5 दैट इज, ये हमारे पास कितना है, 20 ओम्स। ये तो ऑलरेडी आपको 100 गिवन ही है। ये 100/9, इसको मैं लिख लेता हूँ सिंपली 100/9 ओम्स। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज रेजिस्टेंसेस के टर्म्स में आ चुकी है। हमें क्या पूछा गया, वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम। 100 ओम में वोल्टेज कैसे मिलेगा? अगर हमें ये करंट पता चल जाए तो करंट इनटू रेजिस्टेंस से हम इसका वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको IX करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से अगर मान लीजिए कि हम यहाँ और यहाँ नोड कंसिडर कर लें, ये अगर हम KCL के थ्रू करना चाहते तो दो नोड्स आपको कंसिडर करने पड़ते। इस नोड को कंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको यहाँ का वोल्टेज कितना। अगर हमने एक रेफरेंस ले लिया, यहाँ ले एक ही चीज़ है, तो इससे 50 वोल्ट ज़्यादा, मतलब ये पता है आपको कि यहाँ का वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो अब यहाँ से जैसे आप अगर KCL के थ्रू करना चाहते तो क्या होता, इस नोड को कोई भी एक नोड आप मान लीजिए, चाहे इसको एक नोड मान लीजिए, नोड वोल्टेज नाम दे दीजिए, इसको दे दीजिए, क्योंकि एक को दे देंगे तो ये हमें बता देगा कि डिफरेंस 270 है, तो दूसरे की वैल्यू कितनी। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर V मान लेता हूँ। अगर ये V है, आपको दिख रहा है माइनस साइन, मतलब ये V वोल्टेज कम है। कितना कम है, 270 इस नोड पोटेंशियल से। तो अपने आप इस नोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V में 270 ऐड कर दीजिए, मतलब हम लिख सकते हैं कि ये पोटेंशियल कितना होगा, V प्लस 270 होगा। तभी हम कहेंगे कि यहाँ पॉजिटिव साइन है, मतलब ये वोल्टेज ज़्यादा है, इस वोल्टेज से कितना ज़्यादा है, 270। तो ये आपको दिखे 270 प्लस कर दिया हमने VM। अब जब आप इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो इस नोड पर ये करंट डिफाइन कर सकते हैं। ये वोल्टेज है -50 वोल्ट डिवाइडेड बाय बीच का रेजिस्टेंस, ये करंट लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये करंट भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली आपको करंट सोर्स दिख रहा है, बस इनकमिंग है तो करंट हम नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम आई, इस करंट को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे, इससे कनेक्टेड जो दूसरा नोड है इस पर आएंगे, और यहाँ पर भी जितने इक्वेशंस लिख सकते हैं करंट्स की, वो इक्वेशंस लिखेंगे। इस करंट को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये नोड और ये नोड अलग अलग नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसके बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो आप इसको ऐसा भी शो कर सकते थे कि, मैं बस बता रहा हूँ, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते थे। अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहते तो इसको ऐसे भी दिखा सकते थे कि इसी नोड से हमारे पास ये करंट सोर्स भी कनेक्टेड है, इसी नोड से हमारे पास ये रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। तो अब आपको ये देखकर समझ में आ रहा है कि एक तो आपको ये करंट लिखना है, इस रेजिस्टेंस में जितना करंट जा रहा है, एक आपको ये करंट की वैल्यू लिखनी है, जो कि ऑलरेडी एक करंट सोर्स है, तो लिखने के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली आप -2 एम्पेयर लिख सकते हैं। और एक आपको ये करंट भी लिखना है। इस करंट की वैल्यू के लिए यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल 50 है, तो दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस से ये करंट भी लिख देंगे। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, फिर से ये करंट नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये करंट नहीं लिख सकते, ये करंट नहीं लिख सकते, तो हम इन दोनों को मिलाकर हम सुपर नोड अपना कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने फिर से लिखी सुपर नोड इक्वेशन, सुपर नोड इक्वेशन। अब आपको इन सभी क्वेश्चंस में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इस V नोड से शुरू करें तो क्या लिख सकते हैं हम, V -0, ये ग्राउंडेड है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल 0 है, V -0 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज V/100। ये 2 एम्पेयर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इनकमिंग करंट है, तो हम -2 लिख देते हैं। इस करंट को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते थे, V -50 डिवाइडेड बाई, नेक्स्ट हमने लिखा V -50 डिवाइडेड बाई 100/9। हमने इस करंट को लिख लिया, इस करंट को लिख लिया, इस करंट को लिख लिया। अब ये करंट नहीं लिख सकते, तो इससे कनेक्टेड जो दूसरा नोड है उस नोड पर हम आ जाएंगे, और उस पर जो जो करंट्स हम लिख सकते हैं वो सभी करंट्स लिखेंगे। तो इस करंट की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, प्लस
इस करंट को आप लिखेंगे, ये जो भी वोल्टेज है -50 डिवाइडेड बाई बीच का रेजिस्टेंस। तो हमने लिखा V + 270 -50 डिवाइडेड बाई बीच का रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 20। ये करंट लिख लिया हमने। इस करंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ एक्सप्रेशन फाइंड करने की, क्योंकि डायरेक्टली आपको ये करंट सोर्स दिख रहा है। तो हमने डायरेक्टली क्या लिख लिया, -10 Ix। अब देखिए जरा आप गौर से देखेंगे तो इस करंट को Ix नाम दिया गया। ये करंट कौन सा करंट है, जो V और ग्राउंड के बीच में इस रेजिस्टर में फ्लो कर रहा है। इसी करंट को आपने लिखा V - 0 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो V/100 है, यही आपका क्या है, यही आपका Ix है। यही आपका क्या है, Ix है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 10Ix लिखना है। यहाँ हमें क्या लिखना है यहाँ पर, क्योंकि इनकमिंग करंट है तो हमें लिखना था -10Ix। तो -10 इंटू Ix की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, V/100 लिख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम? आपको पता है कि ये क्या चीज़ लिखी है हमने, -10Ix लिखा है, तो हमें लिखने की ज़रूरत थी Ix। तो एक इक्वेशन में हम एक ही अननोन को रखना चाहते हैं, इसलिए मैंने Ix की वैल्यू किसके टर्म्स में पुट कर दी, V के टर्म्स में यहाँ पर हमने पुट कर दी। अब आपने ये करंट लिख दिया, ये करंट लिख दिया, ये लिख नहीं सकते, तो ओवरऑल को हम पुट कर देते हैं कितने, 0 से इक्वेट कर दिया हमने। ये देखिए एक इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व करेंगे, V निकल जाएगा। और जैसे ही V आ गया, V/100 से हमें क्या पता चल जाएगा, ये Ix हमें करंट पता चल जाएगा। और जैसे ही करंट पता चला तो 100I से हमें क्या पता चल जाएगा, वोल्टेज इन 100 ओम रेजिस्टर। देखिए क्या होगा यहाँ से, इसको एक बार मैं और लिख देता हूँ, V/100 -2 प्लस 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 9V - 450 डिवाइडेड बाई 100 प्लस ये 270 - 50, मतलब हम इसको V + 220 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 20, और माइनस इसको हमने लिख लिया 10V/100, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अभी हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। तो अगर हम LCM ले लें अब इन सब में 100, तो हमारे पास न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, V ऑलरेडी 100 था तो सिर्फ V आया, माइनस ये 2 इंटू LCM 100 है तो -200, LCM 100 है ऑलरेडी, ये हमारे पास जो है वही चीज़ आ जाएगी, 9V - 450, और ये 20 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को, तो प्लस 5V एंड प्लस 100 और 100 1100 माइनस 10V, क्योंकि 100 ऑलरेडी था LCM में तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, टोटल V देख लें, 1 + 9 10, 10 + 5 15, 15 - 10 इज 5V। तो 5V की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 200 और 450 -650 है और प्लस 1100 है, मतलब प्लस 450 इस तरफ है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -450, मतलब हमें V की वैल्यू कितनी पता चल गई, -90 वोल्ट। अच्छा, अब जैसे ही हमें V पता चल गया तो इससे पहले जो मैं आपसे बोल रहा था कि उसकी भी ज़रूरत क्या है, अगर आपको ये V पता चल गया तो आपको इस 100 ओम रेजिस्टर का वोल्टेज ही तो आपने V माना है। अगर ये ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इस नोड का पोटेंशियल V है तो ये V क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जितना इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वही तो आपका V है। मतलब आपसे जो वोल्टेज फाइंड करने के लिए बोला गया 100 ओम्स में, वो आपके पास डायरेक्टली उसका आंसर आ चुका है कि इस 100 ओम का जो वोल्टेज है वही हमें यहाँ पर मिलेगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसमें जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वही तो हमारे इस नोड का पोटेंशियल होगा। तो डायरेक्टली आपके पास आंसर आ चुका है और इसलिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक इक्वेशन लिखी हमने और ये इतने बड़े सर्किट का हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल अब आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पा रहे होंगे मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और पूछा गया, पावर डिलीवर्ड बाई 1 एम्पेयर करंट सोर्सेस। 1 एम्पेयर करंट सोर्स कितना पावर डिलीवर करेगा, कैसे पता चलेगा, अगर हमें इसके क्रॉस प्लस माइनस ये वोल्टेज पता चल जाए, क्योंकि पावर डिलीवर्ड पूछा गया फिर से, तो जब करंट अगर वोल्टेज पोलैरिटी जहां पॉजिटिव होगी वहां से एग्जिट होगा तब हम कहेंगे कि उतना पावर डिलीवर्ड कर रहा है। इसमें कितना पावर, इसमें कितना वोल्टेज होगा, तो अगर हम किसी भी एक नोड को हमने अगर मान लिया ग्राउंड, ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंडेड है, और इसमें अगर आपको ये मानना है इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज है, आप यहाँ का वो नोड पोटेंशियल मान लीजिए, यहाँ का पोटेंशियल कहें या यहाँ का पोटेंशियल कहें, ये दोनों सेम, ठीक है। इन दोनों में आपको दिख रहा है यहाँ कुछ नहीं लगा, तो इसको भी आप ऐसे शो कर सकते थे जैसे मैंने पिछले केस में आपको करके बताया। तो यहाँ का पोटेंशियल कहें या यहाँ का पोटेंशियल कहें वो सेम है। मान लेते हैं कि वो पोटेंशियल कितना है V, और एक्चुअली वो V क्या होगा, जितना इस 6 ओम रेजिस्टर में ड्रॉप हो रहा होगा वही हमें यहाँ पर मिलेगा पोटेंशियल V के फॉर्म में।
तो ये पोटेंशियल वी कहें या ये पोटेंशियल वी कहें या ये पोटेंशियल वी कहें, सब सेम है, ठीक है, ये सभी पोटेंशियल हमारे सेम है। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कहेंगे तो यही वोल्टेज हमारा इसके अक्रॉस भी क्या होगा, वी होगा। ये सभी वोल्टेजेस कितने हैं, वी है। तो ये वी हमने एक नोड मान लिया, एक नोड तो हमने मान लिया। एक और नोड हमें दिख रहा है यहाँ पर। अब इस नोड को क्या करें फिर से, अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 ये 3 नोड्स हमें लेकर चलने पड़ेंगे। तो 3 इक्वेशंस हमें हमारे पास होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो नोड्स के बीच में डायरेक्टली सिर्फ वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ इस नोड पर तो सुपर नोड इक्वेशन लगेगी। तो इन दोनों नोड से निकलकर आपके पास एक इक्वेशन आएगी और एक अलग से आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, किसके लिए, यहाँ जो हमारा नोड बन रहा है। तो अगर हमने इसको v मान लिया, अब ये v क्या दिख रहा है हमें, ये कम है, कितना कम है, 3vx कम है, किससे, इस नोड पोटेंशियल से। तो अगर ये v है तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, v में, अच्छा vx कम है, ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v में 3x ऐड कर दीजिए, दैट इज v प्लस 3vx। क्या होगी वैल्यू वोल्टेज की, यहाँ का वोल्टेज क्या होना चाहिए, इस नोड के पोटेंशियल से 3vx ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ये v है तो यहाँ का वोल्टेज कितना आ गया, v प्लस 3vx आ गया। या अगर आप यहाँ पर v मानते तो ये पोटेंशियल क्या लिखते हैं हम, v माइनस 3vx लिखते, एक ही चीज़ है, कुछ भी कर सकते थे। और यहाँ का भी पोटेंशियल मानना है तो मान लीजिए कि इसको हमने क्या मान लिया, va नाम दे दिया। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें एक ये सुपर नोड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे, ये करंट लिख सकते हैं आप, ये करंट लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, छोड़ दीजिए, इसी इक्वेशन में इस नोड पर आ जाएंगे, ये करंट हम लिख सकते हैं, ये करंट हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये चार इक्वेशन, ये चार करंट्स के लिए हमें लिखना है सुपर नोड इक्वेशन में। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ जिससे कि हम आसानी से इक्वेशन लिख सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन था। चलिए अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अपनी इक्वेशंस, सुपर नोड इक्वेशन क्या आ जाएगी इक्वेशन, पहले यहाँ से लिखना शुरू किया तो जिस करंट को आप लिख सकते हैं, इस करंट को लिख सकते हैं आप कितना, v माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 ओम। तो हमने डायरेक्टली लिख दिया v बाई 6। ये हमें क्या दिख रहा है, एक हमारे पास ये इनकमिंग करंट है इस नोड पर, कितना है वो इनकमिंग करंट, 1 एम्पेयर। तो क्या लिखेंगे, -1 एम्पेयर, ये हमने लिखा -1। और क्या कनेक्टेड है हमारे पास यहाँ, अब मैंने जैसे आपको बताया कि इसको अगर अलग अलग आप समझे तो इसको मैं ऐसा दिखा देता हूँ, ये ऐसा, इस नोड से एक तो हमारे पास ये कनेक्टेड है 1 एम्पियर, तो हमने लिख दिया -1। और इस नोड और यहाँ जो नोड है आपने जिसको VA माना है, इन दोनों नोड्स के बीच में हमारा जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो कितना है, 6 ओम्स। तो क्या लिख सकते थे हम उसके लिए, प्लस V माइनस VA डिवाइडेड बाई 6, ये नोड पोटेंशियल माइनस ये नोड पोटेंशियल डिवाइडेड बाई बीच का रेजिस्टेंस 6 ओम्स। तो आपने ये करंट लिख लिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, इसको लिख नहीं सकते तो इससे कनेक्टेड दूसरे नोड पर आ जाएंगे। दूसरे नोड का जो वोल्टेज है दैट इज V प्लस 3vx। इस नोड के लिए क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं करंट की, अच्छा यहाँ पर अगर आपको डायरेक्टली Vx गिवन है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैंने चेक नहीं किया, अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पर Vx गिवन है तो इसको नहीं लेकर अभी भी जो आपने लिखी है चीज़ें वो करेक्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको ये पता है कि ये Vx है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली गिवन था कि यहाँ का वोल्टेज Vx है तो हमें इसको मानने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम इसको क्या लिख देते, इसको हम Vx ले लेते, ये नोड पोटेंशियल हमारा क्या हो जाता, Vx हो जाता। और इस Vx से 3vx कम है हमारे यहाँ का पोटेंशियल, तो अगर ये Vx है तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, -2vx हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप समझिए, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने पहले ये चेक नहीं किया कि यहाँ का वोल्टेज Vx नाम ऑलरेडी दे दिया गया है। तो अगर हम अब इसके अकॉर्डिंग लेकर चलें कि ये हमारा Vx है तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल ऑलरेडी डिफाइंड है Vx, इससे 3vx कम मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vx माइनस 3vx दैट इज इक्वल्स टू -2vx। तो जिसको आप v बोल रहे थे एक्चुअली वो -2vx के बराबर है, वो वैल्यू किसके बराबर है, -2vx के बराबर है। चाहे इसके क्रॉस देखें या इसके क्रॉस देखें, सबके क्रॉस वोल्टेज कितना पता चल गया आपको, -2vx। तो जहाँ जहाँ हमने v लिखा है
अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास नोड पोटेंशियल है, ये हमारा वोल्टेज है Vx, और यहाँ का जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है हमारा -2Vx, ठीक है, जिसको कि आपने V के टर्म्स में लिखा, ये V या ये V, इसकी वैल्यू कितनी है, -2Vx है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे बिल्कुल भी। तो अब अगर हम इक्वेशन लिख रहे हैं, पहले हमने इस नोड से शुरू किया अगर लिखना, तो जिसको हमने V/6 लिखा है उसको हम लिख देते हैं -2Vx/6। इट इज -2Vx/6। -2Vx हमारे पास ये वोल्टेज है इस नोड का, और -0 करते तो लिखने की जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्टली हमने लिख दिया -2Vx/6। ठीक है, एक इक्वेशन हो गई एक। इस करंट को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये करंट सोर्स था, -1 ही होगा। इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को हमने लिखा प्लस -2Vx हमारे इस नोड का वोल्टेज, माइनस इस नोड का वोल्टेज आपने क्या माना, VA, और डिवाइडेड बाय बीच का रेजिस्टेंस कितना है, बीच का रेजिस्टेंस आपको फिर से दिख रहा है 6 ओम्स। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई -2Vx - VA डिवाइडेड बाय 6 ओम्स। ठीक है, अब हमने कहा कि इस नोड पर तो जितने करंट्स लिख सकते थे वो लिख चुके हैं। अब आप डायरेक्टली इस Vx नोड पर आ जाइए। तो Vx नोड पर इक्वेशन क्या क्या दिख रही है, एक तो आपको दिख रहा है Vx -0 डिवाइडेड बाई 6, एक आ गया आपके पास Vx डिवाइडेड बाई 6, और क्या आ जाएगा, एक Vx - VA डिवाइडेड बाई 6 प्लस Vx - VA डिवाइडेड बाई 6, Vx - VA डिवाइडेड बाई 6। और हमारे पास इस नोड, इस इक्वेशन को तो लिख नहीं पाएंगे करंट की, तो डायरेक्टली आपने इसको पुट कर दिया कितने, 0 से, ये आपने इसको इक्वेट कर दिया 0 से। तो अब ये दिख रहा है कि यहाँ 2 अननोन्स हैं, 3 हो जाते अगर हम अलग अलग मानते, लेकिन हमें पता था कि यहाँ का Vx है और ये 3Vx कम है यहाँ का वोल्टेज, तो डायरेक्टली इसको हमने अलग नहीं मानकर हमने -2Vx ले लिया, तो एक ही इक्वेशन हमें लगी उसके लिए। अब दूसरी इक्वेशन के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपको इस VA नोड पर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो हम आगे लिखेंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। LCM अगर 6 हो गया तो आपके पास है -2Vx - 6 प्लस माइनस, इट इज -2Vx - VA प्लस Vx माइनस VA इज इक्वल्स टू 0। तो ये -2Vx, ठीक है, ये प्लस Vx और प्लस Vx से हम एक -2Vx को हटा देते हैं। ठीक है, प्लस Vx था हमारे पास, तो ये 2Vx और ये -2Vx कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो चीज़ दिख रही है दैट इज -2Vx, ये ले लिया हमने, ये -VA और -VA इन दोनों को मिलाकर हम -2VA लिख देते हैं, -2VA। तो ये हो गया, ये हो गया। अब आपके पास जो कांस्टेंट बचा है वो कितना बचा है, 6 बचा है, तो -6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा एक बार। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम माइनस कॉमन लेकर, -2 कॉमन लेकर सबसे हटा दें, तो हम ये लिख सकते हैं Vx प्लस VA इज इक्वल्स टू -3। क्या ये सही है, एक इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर हटा देते -2, तो हमारे पास आता है Vx प्लस VA प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो Vx प्लस VA की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। एक इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास अगर हम इस VA नोड पर KCL इक्वेशन लिख दें, मतलब एक ये करंट, एक ये करंट और एक ये करंट, ये तीनों करंट्स के सम को अगर हम इक्वेट कर दें 0 से, तो आप लिख सकते थे KCL एट नोड VA नोड पर KCL इक्वेशन क्या होगी, इस करंट को क्या लिखेंगे, VA माइनस VX डिवाइडेड बाई 6, ये करंट VA माइनस VX डिवाइडेड बाई 6, प्लस इस करंट को क्या लिखेंगे, VA माइनस यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना है, -2Vx, तो हमने लिखा VA माइनस ऑफ -2Vx और डिवाइडेड बाई बीच का रेजिस्टेंस कितना था, 6 था। ये करंट लिख दिया, ये लिख दिया। इस करंट को क्या लिखेंगे, VA माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6, तो हमने लिख दिया VA माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए, तो ये VA माइनस VX प्लस VA प्लस 2Vx प्लस VA माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई -VX और प्लस 2Vx, मतलब +1Vx, ये प्लस VA और ये प्लस VA, मतलब ये प्लस और ये भी प्लस VA, तो 1 2 3 +3VA
और इसकी वैल्यू है -5, अगर दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ तो +5। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशंस और 2 अननोन्स सॉल्व हो जाएंगे। और हमें जो पूछा गया था, हमसे ये पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया पावर डिलीवर्ड बाय 1 एम्पियर करंट सोर्स। मतलब हमने बात की कि अगर इसके क्रॉस वोल्टेज पता चल जाए, जिसके क्रॉस वोल्टेज कितना है हमने ये भी देख लिया, -2Vx। मतलब ये जो पावर हमसे पूछा गया है, पावर इन 1 एम्पियर, पावर डिलीवर्ड बाय 1 एम्पियर, इट इज इक्वल्स टू -2Vx। ये वोल्टेज है और इनटू करंट कितना है, करंट सोर्स कितने एम्पियर का है, 1 एम्पियर का। मतलब सिंपली -2Vx की वैल्यू आपको बता देगी कि आपका आंसर कितना है। तो चलिए यहाँ पर आप अगर फाइनली इसको सॉल्व कर लें, इन दोनों इक्वेशंस को, हमें Vx चाहिए तो हम Va को हटा देते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन लिखी है Vx + 3Va इज इक्वल्स टू 5। Va को रिमूव करने के लिए इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3Vx + 3Va इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -9। दोनों को कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो साइन चेंज कर दिया हमने, ये कैंसल्ड। Vx - 3Vx इज -2Vx इज इक्वल्स टू 5 + 9 इज 14। तो ये -2Vx की वैल्यू आ गई। अच्छा, अभी अभी हमने क्या बात की कि -2Vx ही हमारा आंसर है, -2Vx वॉट ही हमारा आंसर है कि कितना पावर डिलीवर कर रहा है ये करंट सोर्स, क्योंकि इस पोलैरिटी का वोल्टेज हमारे पास कितना है, यही -2Vx है। तो आपके पास आंसर ही आ गया, अगर -2Vx आ गया 14, देयरफॉर पावर इन 1 एम्पेयर दैट इज इक्वल्स टू -2Vx दैट इज इक्वल्स टू 14, ये आपका आंसर। अगर Vx आया होता तो हम -2Vx फाइंड करते, डायरेक्टली -2Vx ही आ गया, मतलब आपके पास रिजल्ट आ गया। तो 14 ओम आपको दिख भी रहा है, ऑप्शन डी में गिवन था कितना, 14 वाट, सॉरी, तो ये 14 वाट आपका आंसर हो गया। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पहले V मान लिया था, फिर उससे यहाँ पर 3Vx कम दिखाया। यहाँ पर गिवन है Vx, तो ये Vx हो गया, इसमें से 3Vx सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -2Vx। ऐसी चीज़ें तब होती हैं जब मैं डायरेक्टली आपके सामने आकर क्वेश्चंस को ट्राई करता हूँ, और इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ पर क्वेश्चन ला करके सॉल्व करने से ना बने। ठीक है, तो इतना तो आपको भी अब कॉन्फिडेंट हो जाना है कि कोई भी क्वेश्चन है तो ऐसा तो मन में आना ही नहीं चाहिए कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स इन बिटवीन होती रहे, तो वो भी आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि हमसे कुछ मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक ये इस टाइप के क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम ब्रिजेस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे बहुत इजीली। अभी तो हमने नहीं पढ़ा है ब्रिजेस, तो अभी हम इसको अगर सॉल्व करना चाहते, कैसे इजीली सॉल्व कर सकते थे, देखिए पूछा क्या गया आपसे, वैल्यू ऑफ करंट आई, ये करंट आई हमें निकालना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक नोड मान लिया और यहाँ पर एक नोड मान लिया। इस नोड पर हम क्या इक्वेशंस लिख सकते थे, अच्छा जैसे अगर आपने ये नोड को ग्राउंडेड मान लिया, ठीक है, एक नोड आपने क्या कर लिया, रेफरेंस के लिए ग्राउंडेड मान लिया, तो इस ग्राउंड मतलब ये 0 वोल्ट के रिस्पेक्ट में ये 240 वोल्ट का आपको राइज मिला वोल्टेज में। मतलब आप कह सकते हैं कि चाहे आप यहाँ का वोल्टेज कहें या यहाँ का या यहाँ का कहीं पर भी, तो ये वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 240 वोल्ट से। ये क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब अगर हम इस नोड को मान लीजिए कि इसको हमने एक नाम दे दिया वोल्टेज V, अगर हम इस नोड को, या इसको नहीं मानकर क्योंकि I निकालना हमें, तो हम इसको नाम दे देते हैं V। अगर ये V है तो क्या इस नोड को अलग से कुछ नाम देने की ज़रूरत है, आपको पता है कि ये V वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है, तभी इसकी तरफ प्लस साइन है, कितना, इस पोटेंशियल से कितना ज़्यादा है, आपको दिख रहा है 60 वोल्ट। मतलब अगर ये V है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V - 60। ठीक है, तो हम इस नोड को अलग से नाम नहीं देते, अगर हमने इसको V मान लिया, जिससे कि हम एक ही इक्वेशन लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो हमारे पास इसको अगर हमने V माना, ये V ज़्यादा है 60 वोल्ट, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, V - 60 आ गई। तो अब अगर ये V - 60 आ गई, तो आप अगर इस नोड पर इक्वेशन लिखना चाहते तो आप ये करंट लिख सकते थे, आप ये भी करंट लिख सकते थे, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, बीच का रेजिस्टेंस पता है, यहाँ भी आपको पता था, ये लिख सकते थे। ये करंट नहीं लिख पाते तो क्या करेंगे, हम इसी नोड की इक्वेशन में इस नोड पर आ जाएंगे। यहाँ भी आप ये करंट नहीं लिख सकते, इसको छोड़ दीजिए। ये करंट लिख सकते हैं, इसको लिखिए, ये करंट आई लिख सकते हैं, इसको लिखिए, और आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमारी सुपर नोड इक्वेशन क्या बन रही है, सुपर नोड इक्वेशन, तो अगर हम इस नोड पर लिखना शुरू कर रहे हैं तो पहले क्या लिखते हैं हम, V - 240, V - 240 डिवाइडेड बाई बीच का रेजिस्टेंस कितना, 10 ओम। और यही करंट अगर हम फाइंड करना देखें हम, तो यही करंट हमसे निकालने के लिए बोला गया है। यही करंट आपका क्या है, I, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हमने भी करंट लिया है,
V माइनस 240/10, ये इसी डायरेक्शन का करंट आपको दे रहा है। तो ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो आप कहेंगे कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। ठीक है, V मिल जाएगा तो ऑब्वियसली पता चल जाएगी। इस करंट को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते थे प्लस इट इज V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 70। तो इसको हम डायरेक्टली V बाई 70 लिख लेते हैं। अब ये करंट लिख लिया, ये लिख लिया, इसको तो लिख नहीं सकते, तो डायरेक्टली आप इससे सुपर नोड कॉन्सेप्ट को यूज करके इससे कनेक्टेड नोड पर आ गए। प्लस इस नोड पर भी ये और ये करंट आप लिख सकते हैं। इस करंट को क्या लिखेंगे, V माइनस 60 ये वोल्टेज है, माइनस कितना 240, और डिवाइडेड बाई बीच का रेजिस्टेंस कितना है, तो आपने लिखा V माइनस 60 माइनस 240 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इज 70। प्लस एक और करंट क्या लिखेंगे इस करंट को, तो इस करंट की वैल्यू को क्या लिखेंगे हम, ठीक है, V माइनस 60 माइनस 240 डिवाइडेड बाई 70 लिख दिया हमने। ठीक है, इसको हम लिखते हैं अब, दैट इज V माइनस 60, और माइनस 0 लिखना होता तो लिखने की जरूरत नहीं है, V माइनस 60 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब अगर हम LCM ले लें 70, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 7V माइनस, ठीक लिखा है ये, ठीक है, LCM 70 तो हम 7 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तो 70 था ही तो हमारे पास ये V है, यहाँ भी 70 ऑलरेडी है तो V, और ये माइनस 60 माइनस 240 मतलब ये माइनस 300 आ गया। इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो लिख दिया हमने प्लस 7V माइनस 420 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन बनी और आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही V आ गया आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए वैल्यू कितनी आ गई, ओवरऑल आपके पास है 7, 8, 9 एंड प्लस 6 दैट इज 16V इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 1680 और 420, मतलब ये 1700 प्लस 420 100 है, और माइनस 3 मतलब ये 2400 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई कितनी, 2400। सभी नेगेटिव थे, दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो गया। तो V की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, देयरफॉर V इज इक्वल्स टू 16880, 16 5 से 80, और ये हमारे पास आ गया 150। क्या ये सही लिखा है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, V की वैल्यू आ गई। देयरफॉर अगर आप I निकालेंगे तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि जो करंट I हमसे पूछा गया उसकी वैल्यू है V माइनस 240 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 150 माइनस 240 दैट इज माइनस 90 डिवाइडेड बाई 10, मतलब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 9 एम्पेयर। ये हमारा आंसर होना चाहिए था। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपको दिख रहा है विच इज इक्वल्स टू माइनस 9 एम्पेयर। एक इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व। आपको बताने में मुझे चाहे जितना भी टाइम लग रहा हो, लेकिन अगर मैं एग्जाम में खुद करता या आप एग्जाम में खुद करते तो आपको कितना टाइम लगना चाहिए, 30 to 40 सेकेंड्स। ठीक है, और क्वेश्चन से डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, मतलब देख करके ऐसा तो लगना ही नहीं चाहिए कि इस टाइप के प्रॉब्लम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं या कुछ भी चीज़ें। मैं अलग मेथड्स तो बताऊंगा ही अभी आपको, दूसरे कैसे आप इसको और इजीली सॉल्व करते हैं, लेकिन क्या इसमें कोई डाउट या इसमें कोई टफ लगने जैसी चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये सभी आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे अभी तक हम क्वेश्चंस को करते आए केवीएल से, तो आपको ऐसा ना लगे तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अब सुपर मेश नहीं करके, अगर हम इसको सुपर नोड नहीं करके सुपर मेश से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हम, जैसे हमसे पूछा क्या गया, वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी ए, हमें ये वोल्टेज वी ए निकालना है। ये वोल्टेज वी ए क्या है, अगर हम ये ग्राउंडेड है अगर, तो इस 5 ओम रेजिस्टेंस में जितना ड्रॉप हो जाएगा वही वोल्टेज हमें क्या दे देगा, वोल्टेज वी ए की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो वोल्टेज वी ए निकालने के लिए जैसे अगर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको भी हम कर सकते थे, केसीएल से इजीली कर सकते थे। अगर आपको बताने के लिए मैं अगर इसमें सुपर मेश आपको एक बार फिर से रिकॉल करवाने के लिए सोचूं, तो आपको कोई भी एक ऐसा लूप लेना है जिसमें करंट सोर्स ना आए, तभी आप केवीएल इक्वेशन लिख पाएंगे। तो ऐसा कोई भी लूप आप कंसिडर कर सकते थे। ऐसे इसको लूप तो ले नहीं सकते, एक करंट सोर्स आ रहा है इसमें, इसको लूप लेकर नहीं चल सकते केवीएल इक्वेशन लिखने में क्योंकि यहाँ पर एक करंट सोर्स आ रहा है। इसको भी एक लूप लेकर नहीं चल सकते, यहाँ पर भी एक करंट सोर्स आ रहा है। तो ऐसा कौन सा मैश हम ले, ऐसा कौन सा हम लूप लें जिसमें हमारा कोई करंट सोर्स ना आए। तो अगर आप देखें,
अगर मान लीजिए मैंने कहा कि हम एक ऐसा ये लूप हम कंसिडर करना चाहते हैं, हम इस डायरेक्शन में अगर चलें तो हमने जहां से चलना शुरू किया वहीं तक हम आ जाएंगे। तो अगर हम इसको अपना लूप लेने वाले हैं, और अगर हम लूप लेने वाले हैं तो हमें उसका कुछ करंट भी मानना पड़ेगा। तो अगर हमने मान लिया कि उस लूप करंट की वैल्यू कितनी है, आई है, ठीक है। तो अगर ये लूप करंट हमारा आई है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी जितने भी करंट सोर्सेज हैं उन सबको हमें किसी लूप में फ्लो करने वाला मानना पड़ेगा। यही हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप मान लें कि ये 10 एम्पेयर इस लूप में फ्लो कर रहा है, अगर आप मान लें कि ये जो हमारे पास 16 एम्पेयर है, अगर हमने इसको मान लिया कि ये इस लूप में हमारा 16 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, तो अब आपको हर ब्रांच का करंट आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप केवीएल लगा पाएंगे। जैसे आपको अगर केवीएल लगाना है तो इस ब्रांच में हमें करंट लिखना होगा, तभी आप वी वैल्यू फाइंड करेंगे आई आर से। तो इसमें तो एक ही करंट आ रहा है हमारे पास, एक करंट कौन सा आ रहा है, आई, और एक और करंट कौन सा आ रहा है, 16 एम्पेयर। ये जो 16 एम्पेयर है ये भी इस 2.5 एम्पेयर ओम के रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पर दूसरे कलर से आपको हर रेजिस्टेंस में दिखा दूँ कि कितना कितना करंट हमें मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि इस रेजिस्टेंस में इस डायरेक्शन का जो करंट है, क्योंकि हमें लूप करंट के डायरेक्शन में अपना लेना है केवीएल इक्वेशन लिखते टाइम सभी वोल्टेजेस, तो इस डायरेक्शन में एक करंट तो आपको दिख रहा है आई, जो आपका लूप करंट है, और जो एक 16 एम्पेयर आपने इस लूप में फ्लो करता हुआ माना है ये भी आपको इसी लूप में दिख रहा है इसमें। मतलब आपके पास इस रेजिस्टेंस में जो करंट है वो किसके बराबर है, आई प्लस 16 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज लिख लेंगे हम, और क्योंकि हमारा करंट यहाँ से एंटर करेगा तो यहाँ पर वोल्टेज की पोलैरिटी हम प्लस और यहाँ पर माइनस लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये तो वोल्टेज सोर्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। यहाँ से हम आए तो इस रेजिस्टेंस में हमें यहाँ प्लस और यहाँ माइनस ये वोल्टेज लिखना है अपने लूप करंट के डायरेक्शन में। तो हमें इस डायरेक्शन का करंट चाहिए। इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस में, देखिए एक तो हमारा करंट आई है जो हमारा लूप करंट है आई, तो एक तो हमारा आई तो फ्लो कर ही रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसके साथ और कौन सा करंट आ रहा है, ये जो 10 एम्पेयर है इसको आपने अगर ऐसा फ्लो करता हुआ माना, मतलब इस 2 ओम में हमारा 10 एम्पेयर भी किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो एक हमारे पास इसमें और क्या करंट ऐड हो जाएगा, आई प्लस 10। अगर हमसे इस डायरेक्शन का करंट पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, कितना करंट फ्लो कर रहा है, एक हमारा करंट है आई जो लूप करंट है, और एक ये जो 10 एम्पेयर का करंट सोर्स था ये भी हमारा इसमें इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो आई प्लस 10 हमारे इस डायरेक्शन का ये करंट आ गया। अब फाइनली हमारे लिए एक और हमें रेजिस्टेंस को लेते हुए अपना लूप कंप्लीट करना होगा, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस। अगर आप इसमें करंट देखेंगे किस डायरेक्शन में आपको चाहिए, फिर से करंट आपके लूप करंट के डायरेक्शन में कितना करंट होगा, एक तो आपका है इस डायरेक्शन में लूप करंट आई, दूसरा ये जो 10 एम्पेयर का करंट सोर्स जो यहाँ रिवॉल्व हो रहा है करंट इसका, ये भी करंट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही दिख रहा है, मतलब एक क्या आ जाएगा, आई प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। और क्या करंट आ रहा है, अगर आप देखें ये 16 ओम 16 एम्पेयर का जो करंट है ये भी हमारा इस सर्कल में ऐसे इस लूप में अगर मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आपका 16 एम्पेयर भी आएगा, मतलब यहाँ पर एक और करंट क्या ऐड हो जाएगा, प्लस 16। तो ये आपके इस डायरेक्शन का करंट है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये हमारे पास ये ग्राउंडेड है अगर, तो इस 5 ओम में जितना वोल्टेज है वही आपका वी है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता कि वी ए वोल्टेज किसके बराबर है, तो आप कहते कि ये जो करंट है हमारा आई प्लस 26, ये करंट जब इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो यही हमारा वोल्टेज हमें क्या देगा, वी ए वोल्टेज देगा, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हैं आप। तो अभी हमें पहले क्या चाहिए, करंट आई की वैल्यू जब पता चलेगी तभी हम बता पाएंगे कि वी ए वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। तो अब चलिए हमने सारे ब्रांचेस का अगर ब्रांच करंट डिफाइन कर दिया तो हम लिखना शुरू करते हैं केवीएल। तो हमारे पास जिया जिसको आप सुपर मैश एनालिसिस भी कहते हैं, तो मैं यहाँ पर केवीएल इक्वेशन लिख रहा हूँ। यहाँ से चलना शुरू किया, प्लस साइन के साथ हमारे पास रेजिस्टेंस है 2.5 और इसमें जो करंट है दैट इज आई प्लस 16, आई प्लस 16 ये हमारा करंट है प्लस, यहाँ से लिख दिया। अब इसमें आए हम अपने लूप के डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम लूप करंट के डायरेक्शन में अपना केवीएल लिख रहे हैं। इसमें लिख दिया वोल्टेज, यहाँ प्लस था तो हमने साइन प्लस ले लिया, ये बीच में यहाँ साइन प्लस है। अब जब हम इसको यहाँ तक आए तो हमें इस वोल्टेज की कौन सी पोलैरिटी दिख रही है, माइनस, तो इसको हमने लिखा माइनस, ये डायरेक्टली वोल्टेज है उसको हम लिख सकते हैं कितना, 0.8 वी ए, जहाँ पर हमने ऑलरेडी वी ए को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। वी ए को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो एक इक्वेशन ही हमें लेनी पड़े तो मैं यहीं पर वी ए की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे, मैं यहाँ पर वी ए नहीं लिखकर इसकी जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5i प्लस 130,
ये चीज़ आ जाएगी। ये समझ रहे हैं क्या लिखा हमने? ये हमने लिखा है 0.8 VA, ठीक है। हमने यहाँ से चलना शुरू किया, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप लिखा, फिर हमने ये वोल्टेज लिखा 0.8 VA। VA की जगह पर मैंने VA की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद फिर हमें इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप लिखना है, तो हमने लिखा प्लस साइन हमें दिख रहा है वोल्टेज ड्रॉप का, प्लस रेजिस्टेंस है 2 और इसमें करंट कितना है I + 10, करंट कितना है I + 10 है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2 × I + 10। फाइनली हम इसमें जब आएंगे, इस डायरेक्शन का करंट है तो यहाँ पोलैरिटी प्लस, यहाँ माइनस ही होगी वोल्टेज की, तो यहाँ हमने फिर से प्लस साइन लिखा, ये प्लस पोलैरिटी। और या तो आप इसको VA लिख देते, लेकिन क्योंकि हम पहले I को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने VA की जगह पर क्या लिखा, ये जो वैल्यू है हमारी 5I + 130, ये हमारा वोल्टेज क्या हो गया VA, ये हमने लिखी है वैल्यू VA की। तो हमने इसमें वोल्टेज लिख लिया, इसमें वोल्टेज लिख लिया, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज लिख लिया, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज लिख लिया, हमारा लूप कंप्लीट हो गया। हमने इसको पुट कर दिया 0। देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, तो आपके पास ये वैल्यू है 2.5I + 16 × 2.5, 32 + 8 दैट इज 40, माइनस 8 × 0.8 × 5 इज 4, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 4I, और माइनस ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती 104 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई 104, और इसके बाद फिर यहाँ से हमारे पास वैल्यू है +2I + 2I + 20 + 5I + 130 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपके पास ये जो टोटल I की वैल्यूज़ आ रही हैं, दैट इज ये 5I + 2I 7I, 7I - 4I 3I, 3I + 2.5I दैट इज 5.5I। ये हमारे पास जो I के टर्म्स आ गए वो कितने आ गए 5.5 आ गए, ठीक है। अब टोटल कॉन्स्टेंट्स हम देख लेते हैं, तो 130 + 20 दैट इज 150, 150 एंड +40 दैट इज 190, एंड 190 - 104, 190 - 104 इज +86। जब उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी -86। तो हमें ये I की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है, तो I की वैल्यू कितनी आ गई -86/5, -86 डिवाइडेड बाई 5.5, ये हमारा इतना क्या आ गया करंट I आ गया। तो आपसे अगर VA पूछा गया तो VA की वैल्यू कितनी आ गई I दैट इज, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये -86 डिवाइडेड बाई 5.5, 86 डिवाइडेड बाई 5.5 इज इक्वल्स टू 15.63, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है -15.636। तो हमें VA की वैल्यू चाहिए दैट इज I + 26 × 5, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -15.63 + 26 मल्टीप्लाइड विथ 5। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसमें अगर हम -26 कर दें तो हमारे पास ये -10, मतलब यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास 10.36 × 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई अगर करें तो हमारे पास ये वैल्यू है 51.81, 51.81, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है हमारा +51.81 वोल्ट्स। ऑप्शंस देखेंगे A2 गिवन है, तो यही आपका ऑप्शन है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे। करंट हमारा I कैसा आया नेगेटिव आया, करंट I नेगेटिव मतलब हम जो मान रहे हैं कि इस डायरेक्शन में हमारा ये करंट फ्लो कर रहा है I, ये इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस में आप समझ रहे हैं I नेगेटिव आ गया, मतलब बाकी चीज़ें आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आया कि इस 5 ओम रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप होगा, तो हमने देख लिया वैल्यू कितनी आ गई 51.82 आ गई। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। एक ये क्वेश्चन अब मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये मैं सॉल्व करता, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा पर्पस था आपको, जो मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले नेटवर्क में, जिसमें आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों सोर्सेज दिख रहे हैं, सुपर नोड की कंडीशन लगने की आपको दिख रही है ज़रूरत,
तो कैसे आप उसको सिर्फ एक इक्वेशन लिखकर विद इन अ मिनट आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चंस जो कि गेट के कुछ स्टूडेंट्स को टफ क्वेश्चंस लग सकते हैं। तो ये हमारा पर्पस था और मुझे लगता है कि इसमें आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। तो ये तो अभी मुझे लग रहा है, एक्चुअल क्या कंडीशन है वो तो आप ही बताएंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अब आपको कैसा फील हो रहा है। इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मुझे मतलब इसका ऑप्शन बताएंगे। जो लोग भी लगता है कि अब आपने कुछ सीखा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। और यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि यूट्यूब में हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करें। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आप चाहे तो इंस्ट्रूमेंटेशन शुरू कर सकते हैं, आप चाहे तो कम्युनिकेशन भी शुरू कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि 4-5 लोगों के, अभी आप जैसे अगर देखें कि जो वीडियोज़ हम डालते हैं उस पर 200 व्यूज़ भी टच नहीं होते। तो इसका मतलब अगर हम लाइव सेशन में आएँगे तो 3 या 4 स्टूडेंट्स लाइव देख रहे होंगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो और सब्जेक्ट, एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कराना आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में बिना किसी मोटिवेशन के ये आसान नहीं। अगर आप लाइव में होंगे तो शायद मैं आपके साथ कनेक्टेड रहकर आपके क्वेश्चंस को देखकर थोड़ी मुझ में एनर्जी आएगी और मैं आपको पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा पाऊंगा। तो इसलिए कम से कम हमें यह हम तब सोच सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैं पूरी तरह से पेड क्लासेस में एंगेज हूँ। तो यूट्यूब के लिए टाइम निकालने के लिए मुझे ज़रूरत है कि आप लोग, अगर एक कम्युनिटी ऐसी हो कि हाँ 50 स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई एक सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आया, आज तक हर जगह पढ़ लिया, अच्छे से अच्छी जगह पे पढ़ लिया, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट ऐसा जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस सब्जेक्ट में हम यहाँ पर उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं और शुरू करके उसको फिनिश भी करेंगे। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट यही होगी कि 50 स्टूडेंट्स लाइव होने चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई सब्जेक्ट करना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्राइटेरिया फिर उसका यही रहेगा कि हम सेशन लेंगे लाइव और फिर हम उसको प्राइवेट कर देंगे, क्योंकि वही सेशन हम अपने पेड कोर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पेड स्टूडेंट भी उस टाइम में लाइव होंगे। ठीक है, तो हम उसके बाद सेशन को प्राइवेट कर दिया करेंगे। तो इस तरह से मुझे बताइएगा कि आप लोगों के क्या सजेशंस हैं कि पैडवॉक आपको 1 इंच भी और ज़्यादा सपोर्ट कर पाए, आपके गेट की जर्नी में आपको थोड़ा-सा और कंफर्टेबल फ़ील करवा पाए। ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि आपका नेटवर्क का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आगे क्या आपकी और चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, वो सब बताते रहेंगे। तो मिलकर हम इसको एक अच्छे लेवल तक लेकर जाएँगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।